क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 उसी के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन हम इतना क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, हम सिर्फ उसका आंसर बताएंगे, समझे। तो इसमें आज 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या जो 6 पर पावर n के रूप में हो, क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। तो देखो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या क्या, जैसे कोई भी संख्या 6 पर पावर n है, तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर है 2 पर पावर अगर n हम लेंगे तो क्या 0 पर समाप्त होगा, जिसकी पावर अगर हम 2 पर पावर 1 रखें तो क्या 2 पर 0 पर समाप्त होगा, नहीं 1 आएगा। अगर 3 का पावर n यानी कि 3 का पावर अगर 1 रखें या 2 रखें, कोई भी रखेंगे तो क्या एक, या तो 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 9 आएगा, है ना। तो ये 3 का पावर भी n रखेंगे तो नहीं होगा। 4 का पावर अगर n रखेंगे, जैसे हम 4 का अगर पावर n पर लेके जा रहे हैं, 4 का पावर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 का पावर 2 रखते हैं तो कितना आएगा 16, 4 का पावर अगर 3 रख दे तो 64। यानी 4 का भी पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, है ना। अगर हम 5 का पावर रखें तो 5 का पावर भी अगर 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 रखेंगे नहीं आएगा, 3 5 का पावर भी नहीं रखेंगे, 6 का पावर भी अगर रखेंगे नहीं आएगा। तो सीधा हम एक बार देखते हैं 10 का पावर अगर क्या n रखेंगे तो क्या 0 आएगा। अगर देखते हैं 10 का पावर अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा 10, अगर 10 का पावर अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 100, और 10 का पावर अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आ रहा है 1000, है ना। यानी कि 10 में क्या है लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। तो 10 का क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है। जैसे 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेगा 2 और 5 में, है ना। ये मतलब 2 और 5 में जिसमें रहेगा, यानी कि एक और 0 लाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक और 2 और एक और 5 चाहिए। 100 रहेगा तो इसमें हमको 2 को 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 चाहिए। जब जो भी नंबर 2 और 5 के मतलब रूप में रहेगा वो लास्ट में उसका 0 आएगा, अन्यथा कोई भी नंबर जिसका पावर n के नेचुरल के रूप में हो लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा, है ना। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। तो पहला हम आसान तरीका से ही बता देते हैं। जैसे 6n क्या है, 2 इंटू 3 का पावर क्या है n है ना। तो यह 2 और 5 है इसमें, तो 2 और 5 नहीं है तो क्या 0 आएगा इसके लास्ट डिजिट में, नहीं आएगा। तो इसमें हमको लिखना है यहाँ 6 का पावर n बराबर 2 इंटू 3 का पावर n के रूप में है, n के रूप में, तो इसे छोड़ो, यहाँ तो हम बताएंगे 6 का पावर 2 इंटू 5, 2 पर पावर p इंटू q। यहाँ 6n बराबर 2 पर पावर p, q पर पावर q के रूप में नहीं है ना। इसलिए 6 का n के 6 संख्या, इसलिए संख्या 6 पर पावर n, इसलिए संख्या 6 पर पावर n अंक 6 पर पावर n अंक 0 पर 0 अंक के रूप में समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर
समाप्त नहीं होगा, है ना। तो इसका हम दूसरा विधि अगर देखें पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए आप एक बात बताइए, क्या भाज्य संख्या कौन सी संख्या को कहते हैं? भाज्य संख्या कैसा संख्या होगा जो भाज्य संख्या होगा? भाज्य संख्या क्यों होगा बताइए। जैसे हम अगर मान लें कि हम 20 लिख दें तो ये क्यों होगा भाज्य संख्या? क्योंकि इसका क्या क्या, उसका फैक्टर क्या क्या है? 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है ना, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है? 10 से भी कट रहा है, और खुद से ही 20 से भी कट रहा है ना। तो भाज्य संख्या का क्या होता है? जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड हो या फैक्टर हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए जो ये संख्या है जो यहाँ इतना दिख रहा है, इतना नौटंकी करके रखा है, ये संख्या ऐसा है नहीं, इसको मतलब तोड़ के बोला। जैसे 20 है, इसको हम 20 को लिखेंगे, लिखे ऐसे लिख दें 5 गुना, जैसे 20 को छोड़िए, अगर हम जैसे लिखे कोई नंबर 5 गुना 4 गुना 2 प्लस 1, तो क्या होगा? 5 20 दूनी 40, यानी कि क्या हो जाएगा ये? नहीं, प्लस प्लस अगर 1 लिखे तो क्या हो जाएगा ये? 5 20 और 1 21। तो 21 क्या एक भाज्य संख्या होगा? क्योंकि ये 7 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है ना, इसलिए ये भाज्य संख्या होगा। इसी तरह अगर हम इसको लिखें 7 गुना 11 गुना 13 गुना 15, तो क्या हो जाएगा? जैसे हम यहाँ लिखेंगे माना ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13, है ना। इसमें जो प्लस में दिया हो उसी को कॉमन लेना है हमको। जो भी नंबर यहाँ प्लस में दिया हो उसी को क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हम क्या लेंगे? 13। तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 11 गुना 1 हो जाएगा और प्लस 1, है ना। तो 13 गुना कितना हो जाएगा? 11 7 77 और 1 78। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 14, है ना। और इसी तरह अगर हम देखें तो b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो इसमें हमको कॉमन क्या लेना है? 5 को। अगर हम 5 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, है ना। तो इसको हम सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 1008 प्लस 1। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 1008। अगर 5 को अगर 1008 और ये कितना होगा? 1009 होगा ना। इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा? 5 के 5 यानी 5045 आ गया। अब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा? इसका मान आ गया। हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 10 से 14 और 10 से 14
545 कई अन्य संख्याओं से कई अन्य संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे? इसलिए यह एक, इसलिए एक, इसलिए 10, इसलिए या तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 1 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हाँ, क्या है? भाज्य संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। व्याख्या कीजिए कि 7 ये जो है इसको हमको पहले क्या करना है, इस रूप में लिख लेना है, उसको 13 कॉमन लेना है, जो प्लस में है उसी को कॉमन लेना है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये देखो एक के अलावा बहुत सारा संख्या से, जैसे 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो ये क्या है, दोनों एक से ज्यादा अगर भाज्य फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो गया। इसलिए 10 और 14 और 50 और 45 कई अन्य संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए 7 11 13 क्या एक भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिख उतारना है तो उतार लीजिए। हम 7 नंबर में क्या बोल रहा है, जिसे दो आदमी है, एक वृत्ताकार पथ पर, यानी एक वृत्ताकार, एक जो वृत्त है, ठीक है ना, एक ये एक वृत्त है, इस पर दो आदमी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। जैसे कोई आदमी ए है, कोई आदमी बी है, तो ए को दौड़ने में लगता है कितना, 18 मिनट, और बी को दौड़ने में लगता है 12 मिनट, एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तो ए जब दौड़ेगा तो एक चक्कर यहाँ से, अगर दोनों एक ही पॉइंट से शुरू करता है, अगर ए दौड़ेगा तो ये एक चक्कर कितना समय में लगा लेगा, 18 चक्कर में, सॉरी, अगर हम बी को पहले लेते हैं, अगर बी दौड़ेगा तो एक चक्कर कितना में लगाएगा, 12 मिनट में लगाएगा ना। एक कितना लगाएगा, 12 मिनट में एक चक्कर, और 18 मिनट में यहाँ से आधा दूर आ जाएगा ही। और बी उतने समय में कितना लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा। इसलिए बी को, अगर बी दौड़ेगा 12 मिनट में, तो बी को दौड़ने में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, बी को एक चक्कर लगा, 3 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 12 गुना 3 बराबर 36 मिनट। उतना ही समय में अगर 18 दौड़े तो 18 कितना, 36 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 2, 18 मिनट में 2 चक्कर लगाएगा, उतना देर में ही, है ना, 36। इसको अगर हम इस तरह लिखे, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रवि और एक सोनिया है, ठीक है, एक रवि नाम का लड़की है, रवि लड़का है, और एक सोनिया नाम का लड़की है, दोनों एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ठीक, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाए गए समय क्या है, 18 मिनट, और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या है, 12 मिनट। तो सोनिया क्या है, एक चक्कर लगा लेता है, वो 18 मिनट लगता है, और रवि को वही डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगाता है, 12 मिनट। यानी कि जब तक रवि 3 चक्कर लगा लेगा, उतना ही समय में जो सोनिया है वो कितना चक्कर लगाएगी, 2 ही चक्कर लगाएगी। तो देखो, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में
लिया गया समय, लिया गया समय कितना है? 18 मिनट में ये एक चक्कर लगाता है। वहीं पर रवि द्वारा एक चक्कर, रवि द्वारा एक चक्कर एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना है? 12 मिनट। ए 18 मिनट में लगाता है, बी 12 मिनट, तो दोनों फिर से एक ही जगह पर कितने मिनट के बाद मिलेगा? ये हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। अगर दोनों चलना एक ही समय से शुरू करे तो अगला कब, कौन सा, कितना मिनट के बाद अगला दोनों वो अगली बार दोनों मिलेंगे? तो अगली बार दोनों मिलेंगे कितना, देखो पुनः प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलने का क्या होगा? मिलने का समय। अब बताओ कितना होगा? तो इसमें निकालने के लिए हमको एलसीएम किसका लेना है? 18 और 12 का। तो बताओ 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 मिनट। अगर हम इसी में समझे ये, तो देखो ये अगर 18 मिनट में लगा रहा है तो एक चक्कर 1.5 मिनट, यानी कि एक 18 मिनट में कितना लगाएगा? नहीं सॉरी, अगर हम जैसे यहाँ मान लें, जैसे ये है सोनिया 18 लेता है और रवि 12 लेता है। अगर रवि यहाँ से चलेगा सोनिया भी चलेगा। रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा और 18 मिनट में यहाँ आएगा, और वही टाइम में ये कितना आएगा? जो सोनिया है यहाँ से एक चक्कर लगाएगा, सैम अगर दूसरा चक्कर लगाएगा तो जो ये है, ये 18 मिनट में 3 चक्कर लगा लिया होगा, लेकिन ये 18 मिनट में बाद ये मतलब 3 चक्कर लगाने में इसका 36 ही मिनट समय लगेगा, और 18 मिनट मतलब 2 चक्कर लगाने में किसका कितना समय लगेगा? 36 मिनट। यानी 36 मिनट पर दोनों फिर आके कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पर। लेकिन ये 2 चक्कर लगाएगा और ये तीसरा चक्कर लगाएगा, यानी कि जो इतना आधा हो रहा है ये आधा एक बार यहाँ भी कवर कर लेगा और 2 बार तो इसे ही लगा लिया रहेगा। ठीक है ना? हो गया, ये तो हमारा चैप्टर 1.2 समाप्त हो गया। तो हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 में क्या होता है कि हमको सिद्ध करना होता है या प्रूफ करना होता है कि एक 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वो पूछेगा रूट, जैसे अरे रूट 2, रूट 3, रूट 5 को सिद्ध करें कि एक परिमेय संख्या है। और अगला दूसरा टाइप होता है कि 3+2√5 ये सिद्ध करें कि एक परिमेय संख्या है। और एक टाइप होता है जैसे इसको 1/√2 को सिद्ध करें कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम तीनों टाइप का कवर करेंगे। हो सकता है आज 1 या 2 क्वेश्चन ही कर पाए। ठीक है, तो जो बचेगा वो हम कल कर लेंगे। फिर आज हम शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो पहला हमारा है कि रूट 5 को प्रूव करें। रूट 5 को सिद्ध करें कि, यहाँ लिख लेते हैं,
सिद्ध करें कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं? तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक पल के लिए इसको मान लेंगे कि इसको उल्टा मान लेंगे कि अगर हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है और अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो उसको हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर हमको बोले कि यह सिद्ध करो कि एक परिमेय संख्या है तो हम ये मान लेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ अगर पूछा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। देखो यहाँ माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है ना। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसमें लिखेंगे हम दोनों तरफ, अगर हम देखो √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या होगा, देखो परिमेय संख्या क्या होता है, जिस जो p/q के रूप में लिखा हो या a/b के रूप में लिखा हो। तो जहां यहाँ क्या होगा, जहां a और b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अच्छा बताओ सअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF क्या हो, एक हो। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF कितना हो, जिसका HCF एक हो, वही होगा हमारा सअभाज्य संख्या। तो इसका हमारा HCF क्या लिखेंगे, HCF क्या होगा, AB का एक होगा ना, इसका HCF क्या होगा, एक। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रूट, अगर हम यहाँ लिखे इसको एक लाइन और, तो √5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, यही ना होगा। तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। ये कितना हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। जिसे अब देखो ये a स्क्वायर को विभाजित कौन कर रहा है, a स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 5 a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर a स्क्वायर को, चूंकि 5 a स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है तो क्या होगा, 5 किसको विभाजित करेगा, 5a को विभाजित करेगा, है ना। 5a को विभाजित करेगा। अगर 5a को विभाजित करेगा तो कितना बार में करेगा हमको नहीं पता है, तो a बराबर हम क्या मान लेंगे, a बराबर 5k। तो हम k के जगह पर a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, इसमें हमारा मर्जी, जो चाहे हम मान सकते हैं ना। तो a बराबर क्या हो गया हमारा, इसको मतलब हम कथन क्या मान लें, इसको कथन 1, ठीक है। a बराबर 5k। अब हम यहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर हमारा समीकरण नंबर क्या है, a। अब a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो a का मान रखेंगे हम यहाँ तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर a की जगह क्या है हमारा 5k,
स्क्वायर, तो बराबर ये क्या होगा हमारा 5b² बराबर 25 के स्क्वायर। तो 5 से ये 5 जाएगा 5 बार में, है ना। तो b² बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहां देखें b² बराबर 5k²। तब देखो ये k² बराबर b² बटे 5 हुआ ना। अब क्या ये b² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, यानी 5 हम इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 2। 5 b² को विभाजित करेगा, चूंकि इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, a को विभाजित करेगा। अब हमारा आंसर आ चुका है। अब देखो अब क्या है, कथन नंबर ये हमारा क्या हो गया 2, ठीक है, कथन नंबर क्या हो गया 2। अब देखो यहाँ 5 a को भी विभाजित करेगा, सॉरी यहाँ 5 b को विभाजित करेगा ना, यहाँ 5 b को विभाजित करेगा। अब कथन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 5 a को भी विभाजित करेगा, 5 b को विभाजित करेगा, यानी कि क्या लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं 1 5 को भी विभाजित करेगा और b को भी क्या करेगा, 5 b को भी विभाजित करेगा, यानी कि a और b का HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ a और b, HCF a और b का मान हम यहाँ क्या आ रहा है 5, यानी कि a और b को जो डिवाइड कर रहा है वही ना HCF होगा, तो a और b का HCF क्या हो जाएगा 5। लेकिन हम जो यहाँ माने हैं तो इसका HCF क्या आ रहा है, एक तो क्या दोनों है, हैं? नहीं ना आ रहा है। लिखेंगे हम कथन 1 और 2 से, हमारा ये कथन क्या है, कथन 2। अब हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन, अब हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कथन 1 और 2 से हमें पता चलता है कि कथन 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है कि कथन कथन 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है कि HCF 5 HCF सॉरी प्राप्त होता है कि हमें HCF 5 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, विरोधाभास है, विरोधाभास है। हमारा मानना गलत था कि अब विरोधाभास यानी कि ये फॉलो ही नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर एक का 1.3 में, ठीक है। तो आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे और हमारा और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बचा है, जिसे हम अगला क्लास में इसको खत्म कर लेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो आज भर इतना ही, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग आज जो हम व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, आप ही लोग को सपोर्ट की वजह से हम इसमें एक डिजिटल बोर्ड लगा सकते हैं। तो आप लोग जोर शोर से हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मौका दीजिए।